Hello friends, good evening to all of you and today's chapter Cell the Unit of Life 11th class NCERT chapter 8 में ये दिया हुआ है एन ओवरव्यू ऑफ ए सेल। ठीक है, इसलिए इससे पिछले दो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज सेल और सेल थ्योरी क्या है। और आज हम पढ़ेंगे, आज हम जो है ओवरव्यू लेंगे सेल का, मतलब कि ब्रॉडली पढ़ेंगे कि क्या सब होता है। और आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो उसको भी डिटेल स्ट्रक्चर को भी उस स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव अर्लियर एब्जॉर्व सेल इन एन ओनियन पील। जैसे कि आपने शुरुआती क्लासेस में पढ़ा है, आपने ओनियन पील प्याज के छिलके को, और देखिए जैसे कि ये प्याज का छिलका है, ये प्याज का पतला सा छिलका है। इसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर, ये जो प्याज का छिलका है, इसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो क्या है, ये प्याज क्या है, प्याज एक टिपिकल प्लांट सेल है। और ह्यूमन चीक मतलब कि बाहर वाला नहीं, अंदर वाला जो पोर्शन है वो सॉफ्ट टिश्यूज है। उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका वो लेके छोटा सा लेयर लेके उसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो क्या क्या चीजें दिखेंगी वो सब बोला हुआ है। तो लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। देखेंगे, क्या देखेंगे, ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन सेल क्या है, एक टिपिकल प्लांट सेल है। और उसमें क्या पाया जाएगा, प्लांट सेल में क्या क्या होता है बाहर की तरफ, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सेल, प्लांट सेल में बाहर की तरफ क्या होता है, तो बाहर की तरफ सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में बाहर की तरफ सेल वॉल होता है। और सेल वॉल से थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे तो सेल वॉल से थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। देखिए प्लांट सेल में बाहर की तरफ आउटर बाउंड्री जो होती है उसमें क्या पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा आउटर बाउंड्री में। और थोड़ा सा अंदर की तरफ जब हम आउटर बाउंड्री से आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है, द सेल ऑफ ह्यूमन चीक। और ह्यूमन चीक क्या है, ह्यूमन चीक का जो सेल होगा वो तो एनिमल सेल है ना। तो एनिमल सेल में बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन। ईच सेल मतलब कि इसके हर एक सेल के अंदर में जब हम देखेंगे तो हर एक सेल के अंदर में जब हम एंटर करके देखेंगे तो एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जब सेल के अंदर में हम जाएंगे और सेल के भीतर में जब हम देखेंगे तो एक घना, एक डार्क कलर का जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखेगा हमको। अब वो मेम्ब्रेन बाउंड डार्क कलर का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो बीच में होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है वो क्रोमोसोम को कंटेन करके रखता है। क्रोमोसोम क्या कंटेन करके रखेगा, जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि क्रोमोसोम, देखिए फिर से मैं आपको ये समझाता हूँ। यू हैव अर्लियर एब्जॉर्ब, जब आपने ओनियन पील और ह्यूमन चीक में देखा था, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो क्या सब दिखा, तो दिखा ओनियन सेल एक टिपिकल प्लांट सेल है। और टिपिकल प्लांट सेल में बाहर की तरफ जो आउटर बाउंड्री होगी वो होगा सेल वॉल। और आउटर बाउंड्री से थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे तो क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ह्यूमन चीक ये एक एनिमल सेल है और एनिमल सेल में बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। और जब हम सेल के अंदर में झांक के देखेंगे तो सेल के अंदर में बीच में एक डेंस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा। एक डेंस मेम्ब्रेन से एक घना, एक डार्क कलर का एक स्ट्रक्चर बीच में दिखेगा। और वो डार्क कलर का डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, जो मेम्ब्रेन से घिरा होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा। और ये न्यूक्लियस जो है ना, सेल है, ये सेल है। सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाएगा। और जब हम इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर जब हम और इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे बच्चों, क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये किस किस चीज से बना हुआ है, तो ये जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं, डीएनए को कहते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, जब डीएनए और प्लस हिस्टोन दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम क्रोमोसोम कहेंगे।
ठीक है बच्चों। अब डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डी और डीएनए के ऊपर, डीएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल इसको क्यों कहा गया है, डीएनए जो है उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हमारे कैरेक्टर को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। जो हम क्या कैसे कैरेक्टर हम रखेंगे वो डीएनए के ऊपर होता है, उसका इंफॉर्मेशन। वो जो जहां पे डीएनए के जिस पार्ट में, डीएनए के जिस पार्ट में इंफॉर्मेशन होगा उस पार्ट को क्या बोलेंगे, डीएनए के जिस पोजीशन में इंफॉर्मेशन होगा उस पोजीशन को बोलेंगे जीन। ठीक है बच्चों। तो डीएनए प्लस हिस्टोन दोनों जब जुड़ेंगे और दोनों जुड़ के एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है द न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस क्या कंटेन करेगा, क्या रखेगा अपने पास, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम रखेगा जो विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल। और वो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है। तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है, और डीएनए के जिस पोजीशन पे इंफॉर्मेशन होगा उस पोजीशन को कहते हैं जीन। तो आई होप इतना समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि मैंने आपको बताया है डीएनए होता है। फिर लिखा हुआ है सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाया जाएगा। देखिए ये सेल है बच्चों, सेल के अंदर में, सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जिसके पास मेम्ब्रेन होगा, वो न्यूक्लियस जिसके पास मेम्ब्रेन होगा उस सेल को बोलेंगे, उस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के कारण यूकैरियोटिक सेल। क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। अब वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होगा न्यूक्लियस में, डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। नहीं समझे, देखिए यूकैरियोटिक सेल उस सेल को बोलते हैं जिसके पास न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो वो कहलाएगा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं जिस सेल में न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस तो एक तरीके से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है, तो वो क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसके डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो ये न्यूक्लियस किस, न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है वो किस चीज को कवर करके रखा हुआ है, किस चीज को घेर के रखा हुआ है, तो वो जेनेटिक मटेरियल को घेर के रखा हुआ है, डीएनए को। इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल को घेर के रखा हुआ है, इसमें जेनेटिक मटेरियल को मेम्ब्रेन ने नहीं घेर के रखा हुआ है। तो अगर मेम्ब्रेन ने जेनेटिक मटेरियल को नहीं घेर के रखा हुआ है तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। ये वाला पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म है। तो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से बना हुआ, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, और वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ किसको घेर के रखता है, जेनेटिक मटेरियल को घेर के रखता है। तो वही लिखा हुआ है सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होगा वो कहलाएगा यूकैरियोटिक। वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जबकि वेयरएज सेल दैट लेक, लेक मतलब कमी, जिसके पास कमी होगी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की, वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक। वो सेल जिसके पास, जिसके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा तो उस सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, अर्ध तरल मैट्रिक्स होता है। मतलब कि ना ये पानी की तरह होता है एकदम, साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो पानी की तरह होता है, और ना ही एकदम हार्ड होता है। ये कैसा होता है, जेली लाइक होता है। जेली कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है, तो जेली की तरह होता है। तो वही लिखा हुआ है कि दोनों, बोथ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दोनों के पास क्या पाया जाएगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स समझ गए, जेली लाइक कंटेंट पाया जाएगा। ठीक है, ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, वो क्या करेगा,
पूरे सेल के वॉल्यूम को घेर के रखेगा। वही लिखा हुआ है ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल के पूरे एरिया को घेर के रखेगा, वॉल्यूम को घेर के रखेगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये ही मेन जगह प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, सेलुलर एक्टिविटी हो सके। इस सेल में जो लिविंग रहने के लिए एक्टिविटी होगा वो सब साइटोप्लाज्म में होगा। अब वो साइटोप्लाज्म जो है मेन एरेना प्रोवाइड करता है, अखाड़ा, एरेना मतलब अखाड़ा, मेन अखाड़ा प्रोवाइड करता है सेलुलर एक्टिविटी होने के लिए। तो लिखा हुआ द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना, साइटोप्लाज्म मेन जगह प्रोवाइड करता है सारी सेलुलर एक्टिविटी होने के लिए। इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों प्लांट सेल हो, ये प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं, दोनों प्लांट हो या एनिमल सेल हो, वो क्या है, उसका वेरियस केमिकल रिएक्शंस जो हैं ऑकर्स इन इट टू कीप दी सेल इन दी लिविंग स्टेट। देखिए सारी सेलुलर एक्टिविटी कहाँ पे होती हैं, तो साइटोप्लाज्म में होती हैं। ठीक है, ये मेन एरेना प्रोवाइड करता है सेलुलर एक्टिविटी ताकि हो सके। और इस सेलुलर एक्टिविटी का क्या मतलब है, साइटोप्लाज्म में क्या सेलुलर एक्टिविटी होता है, तो साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो सारे केमिकल रिएक्शंस जो सेल को लिविंग स्टेट में बना के रखता है, वो सारे केमिकल रिएक्शन जो एक सेल को लिविंग स्टेट में बना के रखता है, वो कहाँ पे होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे होती हैं, वो होती हैं साइटोप्लाज्म में। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, उस सेल को क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। जबकि वेयरएज सेल दैट लेक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जबकि वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब कि जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जेली लाइक कंटेंट इसमें इसके बाहर की तरफ, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ पाया जाता है, उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। जो साइटोप्लाज्म है वो सारे सेल के वॉल्यूम को घेर के रखता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म से भरा हुआ रहता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना, साइटोप्लाज्म ही जो है वो मेन एरेना प्रोवाइड, मेन जगह प्रोवाइड, मेन अखाड़ा, एरेना मतलब अखाड़ा, मेन जगह जो है, आप ये समझिए जो साइटोप्लाज्म है वही मेन जगह प्रोवाइड करता है सारी सेलुलर एक्टिविटी होने के लिए। सेलुलर एक्टिविटी का क्या मतलब है, ये नहीं कि प्लांट ही सेल में होगा ये साइटोप्लाज्म जो है मेन एरेना प्रोवाइड करेगा, ये प्लांट और एनिमल दोनों में जो है वो मेन सेलुलर एक्टिविटी होने के लिए जगह प्रोवाइड करेगा। अब सेलुलर एक्टिविटी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होंगी। अब वो केमिकल रिएक्शंस जो एक सेल को जो है वो लिविंग स्टेट में बनाए रखे, इसलिए क्या होता है, वो जो केमिकल रिएक्शन जो एक सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखेगा, वो सब जो होता है वो कहाँ होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ अंडरलाइन कर लीजिए हाइलाइटर से और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बिसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में देखिए यूकैरियोटिक सेल क्यों कहा गया है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसीलिए उसको यूकैरियोटिक सेल कहा गया है। और वो सेल जिसके न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। तो वही लिखा हुआ बिसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को तो जो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में तो जो मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के पास दूसरे और भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर हैं जिनके पास मेम्ब्रेन पाया जाता है, और उस अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑर्गेनली। अब ऑर्गेनली क्या क्या होती हैं, ऑर्गेनली जो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स,
लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। मैंने ये जितने भी नाम बताए हैं ना बच्चों, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा इन सब स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं इनके पास मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियस में, यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के पास तो मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसीलिए उसको यूकैरियोटिक कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर के पास भी मेम्ब्रेन पाया जाता है, जैसे कि ये सब हो गया। और इन सब जो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन पाया जाता है, इनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनली कहते हैं। इन सब को अब अलग अलग बार बार ये नहीं ना बोलेंगे, बोलेंगे कि साइटोप्लाज्म में ये सब कहाँ पे पाया जाएगा बच्चों? सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब ये सब पाया जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इन सब को क्या बोलेंगे? एक साथ ऑर्गेनली बोलेंगे। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है ना, लीवर, किडनी, सबको क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। वो सब क्या करते हैं? फंक्शन मिलके करते हैं। तो वैसे ही सेल के अंदर ये सब जो है ऑर्गन ही है, जिसको ऑर्गेनली कहा गया। ये सब मिलके सेल को जो है पूरा फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ दी प्रोकैरियोटिक सेल लेक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, लेक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो होता है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं पाया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर सब है अलग अलग प्रकार का, जिसे ऑर्गेनली कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब स्ट्रक्चर जो है, ये सब जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब डाल देगा, बोलेगा किसके पास होता है? तो यूकैरियोटिक के पास कि प्रोकैरियोटिक के पास? तो वो यूकैरियोटिक के पास होता है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। ये भी एक ऑर्गेनली ही है इनकी तरह। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, तो राइबोसोम भी ऑर्गेनली ही है, लेकिन इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और ये भी कहलाता है ऑर्गेनली। फाउंड इन, ये कहाँ पाया जाता है? सारे सेल्स में। अब सारे सेल्स में मतलब सारे सेल्स का मतलब बोला गया है प्रोकैरियोटिक से और एज वेल एज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को दो प्रकार के ही सेल होते हैं ना, या तो प्रोकैरियोटिक होगा या तो यूकैरियोटिक होगा। तो सारे सेल में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मतलब सारे सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स पाया जाता है। जैसे इसमें बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है यूकैरियोटिक ही में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये जो राइबोसोम है ना, ये ऑर्गेनली जो है नॉन मेम्ब्रेन होता है। ये जो है सारे सेल्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, विद इन द सेल। ठीक है, राइबोसोम जो है वो फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम जो है वो सिर्फ, ये राइबोसोम्स हो गया, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता। ये सारे ऑर्गेनलीज जो है साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। लेकिन राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन तो है ही, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि दो और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गेनली के पास होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा दो और ऑर्गेनली में कहाँ पे पाया जाता है? तो एक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, और एक पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी ऊपर पाया जाता है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये सब ऑर्गेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब तो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, ये सब स्ट्रक्चर। अब वो भी साइटोप्लाज्म, किसके साइटोप्लाज्म में? यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में। लेकिन राइबोसोम जो है वो सारे सेल्स में, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सारे सेल्स में पाया जाएगा। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है राइबोसोम। और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म ही में नहीं पाया जाएगा, बल्कि कुछ सेल्स में भी, कुछ सेल ऑर्गेनली में भी पाया जाएगा, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इन दो में राइबोसोम पाया जाएगा। और क्यों पाया जाएगा, राइबोसोम का क्या फंक्शन है, मैं आप आगे बताऊंगा। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री जिसे कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन की जरूरत होती है, इसीलिए ये पाया जाता है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको।
ठीक है, तो लिखा हुआ विद इन 2 ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। में भी ये साइटोप्लाज्म के अलावा सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि 2 और ऑर्गेनली में पाया जाता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए जहां जहां अंडरलाइन है। तो चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या पाया जाता है, लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्लांट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट में ही मिलता है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है जो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंने ये जो बताया ये लाइन क्या लिखा हुआ है, ये पहले से ही जो लिखा हुआ था, राइबोसोम्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। 2 ऑर्गेनली का नाम था जिसमें राइबोसोम्स पाया जाएगा साइटोप्लाज्म के अलावा, एक सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा 2 ऑर्गेनली में पाया जाएगा। उन 2 ऑर्गेनली का नाम है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। लिखा हुआ है ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए सेल है, इस सेल के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों साइड है। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स के सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम पाया जाएगा तो वो कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये राइबोसोम कैसा होता है, दानेदार होता है। अब जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है उसके ऊपर छोटे छोटे दाने पाए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। और रफ हो जाएगा तो इसीलिए लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन जिसके पास राइबोसोम पाया जाएगा, जिसके सरफेस पे राइबोसोम पाया जाएगा वो कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके पास नहीं पाया जाएगा उसका नाम क्या है सर, तो जिसके पास पाया जाएगा उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं पाया जाएगा वो कहलाएगा स्मूथ। वो क्या कहलाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर लिखा हुआ है एनिमल सेल। अब एक और ऑर्गेनली की बात करते हैं। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो था वो प्लांट में ही पाया जाता था, वैसे ही एक और ऑर्गेनली है वो सिर्फ एनिमल में ही पाया जाता है, उसका नाम है सेंट्रोसोम। और ये जो है सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है ये भी राइबोसोम की तरह ही नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। ये भी एक ऑर्गेनली है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम की तरह। तो एनिमल सेल जिसके पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली पाया जाता है वो होता है सेंट्रोसोम, जो हेल्प क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर एनिमल सेल के पास ये सेंट्रोसोम जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो इसका मतलब प्लांट सेल में जो है अगर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब वो सेल डिवीजन नहीं कर पाता होगा। लेकिन प्लांट सेल में जो है वो कैसे सेल डिवीजन होता है मैं आपको बताऊंगा। प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के बीच से जो है एक प्लेट निकलता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वहां से अंदर से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा बाहर की तरफ और तब जाके सेल डिवाइड होगा। वो क्या प्रोसेस है मैं आगे बताऊंगा जब मैं प्लांट सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम पाया जाएगा और वो हेल्प करता है सेंट्रोसोम किस चीज में, सेल डिवीजन में। और ये क्या होता है, सेंट्रोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है। ये दूसरा में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है किसके पास, एनिमल सेल के पास। तो पहला क्या है, राइबोसोम। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज एंड शेप। सेल के पास बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार का साइज और शेप होता है। साइज और शेप सेल का जो है बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। और वो कौन डिसाइड करता है कि अलग अलग प्रकार का साइज और शेप होगा सेल का, तो वो डिसाइड करता है उसकी एक्टिविटी, कि वो कौन से एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो क्या कर रहा है। वो कंडक्शन करेगा तो लॉन्ग होगा, लॉन्गेटेड होगा। तो जैसा उसका एक्टिविटी होगा उस तरीके का उसका साइज और शेप होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है माइकोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट सेल।
माइकोप्लाज्म बहुत छोटा सेल है, दिमाग में रखिएगा। माइकोप्लाज्म जो है वो बहुत छोटा सेल है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में। माइकोप्लाज्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है जिसके पास 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जिसका लेंथ जो है कितना है, लेंथ जो है सिर्फ और सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटा सेल है जिसका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि माइकोप्लाज्म का कितना लेंथ है, तो 0.3 है। स्मॉलेस्ट सेल किसको कहते हैं, तो माइकोप्लाज्म को कहते हैं। ये दो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जा रहा है। फिर लिखा हुआ है व्हाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब बैक्टीरिया जो होता है, एक बैक्टीरिया जो पाया जाता है हमारे आसपास में, उसका साइज कितना होता है, उसका साइज देखिए 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, देखिए उससे भी छोटा है ये माइकोप्लाज्म, तभी इसका नाम है स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो नहीं दिखता है वो भी 3 to 5 होता है, और ये तो 0.3 है, तो और नहीं दिखेगा, इसलिए स्मॉलेस्ट सेल है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब बोला जाएगा स्मॉलेस्ट सेल तो माइकोप्लाज्म हो गया, सबसे छोटी सेल। अब सबसे बड़ी सेल जिसको, जो एक सिंगल सेल है, उसका नाम क्या है, तो सबसे बड़ी सिंगल सेल कहलाती है ऑस्ट्रिच का एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सेल है। क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिच का अंडे का मतलब कि कौन सा ऐसा सेल है जिसके पास जो सबसे बड़ा, वो कौन सा ऐसा सेल है जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। फिर लिखा हुआ है एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल। अब देखिए ये सब तो, ये जो भी माइकोप्लाज्म बताया, बैक्टीरिया सब जो बताया ये तो यूनिसेलुलर है। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर में बोला गया है कि सेल का साइज कितना है, तो मल्टी सेलुलर का एक एग्जांपल दे दिया है ह्यूमन रेड ब्लड सेल। ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो है एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन रेड ब्लड सेल का साइज लें तो वो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, डायामीटर में होता है। ठीक है, डायामीटर जो है उसका कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। अब समझिए बैक्टीरिया का साइज कितना छोटा है, ये सेल जो है इसका साइज 7 माइक्रोमीटर है, तो बैक्टीरिया का साइज कितना है, उससे भी छोटा है, और उससे भी छोटा माइकोप्लाज्म का साइज है। तो आई होप बच्चों इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब एक बार और करते हैं, और फिर उसके बाद इस लेक्चर को सब खत्म करते हैं। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। सेल, नर्व सेल जो है, नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल ये है, नर्व सेल ये है, ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट सेल है बच्चों, लॉन्गेस्ट सेल है, ये नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, कुछ सेल्स में से ये लंबा सेल, सबसे लंबा सेल माना जाता है। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल्स जो हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, वो बहुत ज्यादा अलग अलग शेप के होते हैं। दे में भी डिस्क शेप, ये कैसे कैसे शेप के होते हैं, सेल्स जो हैं वो कैसे कैसे शेप के होते हैं, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग देखिए। नर्व सेल जो है सबसे लंबा सेल है। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, बहुत अलग अलग प्रकार के शेप के होते हैं। दे में भी डिस्क शेप, ये हो सकता है डिस्क शेप हो, पॉलीगोनल शेप हो, कॉलमनर शेप हो, ऐसे ऐसे कॉलमनर शेप हो, क्यूबाइडल शेप हो, थ्रेड जैसा हो, और इवन इर्रेगुलर या फिर इर्रेगुलर कोई शेप ना हो। ठीक है, हर एक प्रकार का, हर एक शेप का सेल होता है, अलग अलग प्रकार का शेप का सेल होता है। और ये शेप कौन निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करता है, द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप है सेल का, वो जैसा उसका फंक्शन होगा, जैसे वो परफॉर्म करेगा, उस तरीके का उसका शेप होगा। द शेप ऑफ द सेल, शेप जो है सेल का वो कैसे होता है, उसके फंक्शन पे वो जो है वो निर्धारित होता है, उसके फंक्शन पे निर्धारित होता है कि वो किस शेप का होगा।
ठीक है, फिर से एक बार बताता हूं, नर्व सेल जो है कुछ लंबा सेल में से एक होता है। ठीक है, सेल जो है वो अलग अलग शेप का होता है, वो डिस्क शेप हो सकता है, पॉलीगोनल शेप हो सकता है, कॉलमनर शेप हो सकता है, ये शेप सब याद रखिएगा, क्यूबाइडल शेप, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर या कोई शेप का नाम। ठीक है, जो शेप है वो कौन डिसाइड करता है, तो शेप जो है वो डिसाइड करता है कि सेल का कैसा फंक्शन है। ठीक है, अब ये देखिए डिस्क शेप है, डिस्क के आकार का है, कॉलमनर शेप है, फिर क्यूबाइडल शेप है, फिर इलोंगेटेड शेप है, और ये लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, ये क्या है, नर्व सेल है।